हेलो स्टूडेंट्स। पिछली 2 क्लासेस से हम ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था का विकास, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था लिखित नहीं है, परंतु सतत विकासशील व्यवस्था है। इसका विकास निरंतर होता आ रहा है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था को ये नहीं कहा जा सकता कि इसको किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा जैसी बॉडी ने बनाया और बनाकर देश को दे दिया, परंतु यह ऐसी व्यवस्था है जो 5वीं सदी से निरंतर विकसित या इवॉल्व होती चली आ रही है। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। ब्रिटिश संविधान के विकास को हम 6 कालखंडों में बांट सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड्स। पहला पीरियड है एंग्लो सैक्सन पीरियड, यानी कि एंग्लो सैक्सन काल। दूसरा है नॉर्मन एंजेविन पीरियड या नॉर्मन एंजेविन काल। तीसरा है प्लेंटिगेनेट और लैंकास्ट्रियन काल। चौथा है ट्यूडोर पीरियड या ट्यूडोर काल। पांचवा है स्टुअर्ट पीरियड यानी कि स्टुअर्ट काल। और छठा है हैनोवर पीरियड यानी कि हैनोवर काल। तो सबसे पहले आता है एंग्लो सैक्सन काल यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसका विकास 5वीं शताब्दी से या जिसका कालखंड 5वीं शताब्दी से 1066 माना जाता है, फ्रॉम 5th सेंचुरी टू 1066 AD। इसके मुख्य बिंदु हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिमिटेड मोनार्की। यहाँ पर या शुरू से मान लिया जाए कि ब्रिटेन में सीमित राजतंत्र था। द किंग डिड नॉट एंजॉयड एब्सोल्यूट पावर्स। राजा को संपूर्ण शक्तियां प्राप्त नहीं थीं। उसके ऊपर जिस सभा का नियंत्रण था उसका नाम था विटनेजमॉट या विटन। द किंग was placed under the control of a body called विटनेजमॉट और विटन। इस विटनेजमॉट में या विटन में ज्यादातर सामंतशाही परिवारों के लोग, फ्यूडल लॉर्ड्स, पादरी यानी कि बिशप्स हुआ करते थे। हालांकि इस काल की जो एक महत्वपूर्ण घटना थी वह थी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का विकास होना। और you can say another important development of this period was the development of a system of local administration। और ब्रिटेन में यह व्यवस्था आज भी देखी जा सकती है। The same system of local administration can be seen in Britain। हालांकि इसमें थोड़ा सा बदलाव समय के साथ होता चला गया। दूसरा आता है नॉर्मन एंजेविन पीरियड यानी कि नॉर्मन एंजेविन काल 1066 से 1115, फ्रॉम 1068 AD टू 1153 AD। इस कालखंड में संपूर्ण राजतंत्र का विकास हुआ, उदय हुआ। There was a rise of absolute monarchy and stable central government, यानी कि केंद्रीय शासन भी बहुत हद तक स्थिर हो गया था। यह कार्य नॉर्मन राजा विलियम ने किया था, राजतंत्र को शक्तिशाली बनाने का और
केंद्रीय सरकार को स्थिर करने का कार्य नॉर्मन राजा विलियम द्वारा किया गया था। उसने विटनेज मॉड को या विटनेज मॉड की व्यवस्था को समाप्त करके उसकी सारी शक्तियां राजपद के अधीन कर ली। He abolished Wittgenmott and increased his power immensely. हालांकि राजा को बहुत जल्द ही सलाहकारों की जरूरत महसूस होने लगी और उसने, या हम ये कह सकते हैं कि दो सभाओं का, दो बॉडीज का राइज हुआ जो राजा को सलाह देती थी। Soon two bodies emerged to assist the king in his duties. उन दो सभाओं का या उन दो बॉडीज का नाम था मैग्नम कंसीलियम और क्यूरिया रेजिस। मैग्नम कंसीलियम को हिंदी में महान परिषद और क्यूरिया रेजिस को हिंदी में राज्य परिषद कहते हैं। महान परिषद, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, इसमें सदस्य ज्यादा थे। मैग्नम कंसीलियम had a greater number of members, whereas Curia Regis was a considerably small body. Curia Regis यानी कि राज्य परिषद छोटे या कम लोगों का एक छोटा समूह था। इसी क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और प्रिवी काउंसिल से कैबिनेट का विकास हुआ। From the Curia Regis emerged the Privy Council, and from the Privy Council emerged the British Cabinet. इसके बाद आता है प्लांटेगेनेट और लंकास्ट्रियन काल। प्लांटेगेनेट पीरियड चला 1115 से 1399 और लंकास्ट्रियन पीरियड चला 1399 से 1445 तक। इसमें नॉर्मन पीरियड में जो शासन व्यवस्था थी उसमें कुछ सुधार राजा हेनरी प्रथम यानी हेनरी वन द्वारा किए गए। For the sake of administrative convenience, Curia Regis was bifurcated into Privy Council, which looked after the administrative matters, and Exchequer, which looked after the judicial matters. प्रशासन में सुविधा के लिए क्यूरिया रेजिस के दो भाग कर दिए गए। पहला बना प्रिवी काउंसिल, जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की मदद करती थी, और दूसरी बनी एक्सचेकर, जो कि न्यायिक प्रशासन में राजा की मदद करती थी। इसी काल में राजा जॉन या किंग जॉन सरकारी खजाने में धन की आवक बढ़ाने के लिए लोगों पर करों की दरों को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जनता के प्रतिनिधियों को सलाह मशवरे के लिए बुलाया। इसी काल से एक नए सिद्धांत का उदय हुआ जिसे हम कहते हैं बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। King John wanted to impose heavy taxation on people, so he called people's representatives for counseling. This practice gave birth to a new principle called no taxation without representation. इसी काल में आगे चलकर एक महान घटना हुई जिसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा पर किंग जॉन के हस्ताक्षर। देखिए, सन 1119 में जॉन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा और क्योंकि जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, वह भारी कर जनता पर लगाना चाहता था। उसकी अयोग्यता, उसकी इनकेपेबिलिटीज और उसके अत्याचारों से, उसके एट्रोसिटीज से दुखी होकर उसी के सामंतों ने, उसी के फ्यूडल लॉर्ड्स ने उसके खिलाफ विद्रोह यानी कि रिवोल्ट कर दिया। 15 जून 1215 को रेनीमेड नाम की जगह पर इन सभी सामंतों ने राजा जॉन को एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया,
जिसे मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का महत्व है कि वहीं से इंग्लैंड के राजा की शक्तियां कम होनी शुरू हुई और लोगों को उनके अधिकार मिलने शुरू हुए। Magna Carta is considered important because it marked the gradual decline in the powers of the king and giving of rights to the citizens. परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मैग्ना कार्टा ने किसी भी नवीन अधिकार को जन्म देने की बजाय सामंतों के उन परंपरागत अधिकारों को मान्यता प्रदान की जिन्हें सम्राट जॉन ने छीन लिया था। परंतु मैग्ना कार्टा ने सामंत वर्ग को जो अधिकार प्रदान किए थे वे धीरे धीरे सामान्य जनता को भी प्राप्त हो गए। इसलिए मैग्ना कार्टा ने राजा की निरंकुशता का अंत करके मर्यादित राजतंत्र और विधि के शासन की स्थापना की और यह सामान्य जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का मूल आधार बन गया। मैग्ना कार्टा, the English Great Charter or the Charter of English Liberties, granted by King John on 15th of June 1215, gave certain rights to the feudal lords, which were earlier taken away by the king. However, eventually, these rights seeped into the general public, and we can say that Magna Carta laid the foundation of limited monarchy and the rule of law, and also giving people their basic political rights. इसी काल का दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम था संसद का उदय। Another important event of this period was the rise of parliament. बारह ईस्वी में साइमन डी मॉन्टफोर्ट ने पार्लियामेंट की एक बैठक बुलाई। In 1262 AD, Simon de Montfort is said to have called the first meeting of parliament. लेकिन पार्लियामेंट का उदय 1295 ईस्वी से माना जाता है जब सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पादरियों और सामंतों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधि को भी बुलाया। इसी बैठक को ही मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता है। In 1295 AD, King Edward called the meeting of the representatives of various sections to gain support on tax proposals. It was attended by various clergymen, feudal lords, and the representatives of various cities. This has been called the model parliament. अगला आता है ट्यूडोर काल यानी कि ट्यूडोर पीरियड। 1485 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक, यानी कि from 1485 AD to 1603 AD। यह काल निरंकुश राजतंत्र को पुनर्स्थापित करने वाला माना जाता है। It is called the period of re-establishment of authoritarian monarchy. यह शुरू होता है हेनरी ट्यूडोर के राज्याभिषेक के साथ। It began with the ascension of Henry Tudor. ट्यूडोर सम्राट बहुत अधिक शक्तिशाली और योग्य थे। Tudor kings were very authoritarian and capable. They restricted the powers of feudal lords. उन्होंने सामंतों को नियंत्रित कर स्वेच्छाचारी शासकों की भांति लेकिन जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए शासन किया। Although they restricted the powers of feudal lords, but still they worked for the people's welfare. साथ ही यह काल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति पर से पोप का प्रभाव ट्यूडोर शासकों ने सदा के लिए समाप्त कर दिया।
This period is also important because the papal influence or the influence of church over the court politics was put to an end by the Tudor kings. So students, हमने आज कक्षा में, आज की क्लास में ब्रिटिश संविधान के विकास को ऑलमोस्ट आधा पढ़ लिया है. अगली कक्षा में हम इसे पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे. तब तक आप लोग इन सभी के बारे में, इन 4 काल के बारे में अपनी अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़ें. थैंक यू.